हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं मिथिलेश और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ट्रिकी बायोलॉजी। तो अभी हम बताएंगे आपको हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए जो चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किए थे, उस चैप्टर नंबर 2 का पहला वीडियो लेक्चर हम समझा दिए थे और ये दूसरा वीडियो लेक्चर है, इसको आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो पिछले वीडियो लेक्चर में आपको बताया गया था कि किस तरह से जनसंख्या बढ़ता है और जनसंख्या बढ़ने के क्या उपाय हैं। फिर देखिए, सरकार की एक कानून थी 1951 में, जिसमें कई सारे स्लोगन दिए गए, जैसे हम दो हमारे दो, बच्चे दो ही अच्छे, ये सारे कंसेप्ट दिया गया। और इसके साथ साथ ही सरकार कुछ ना कुछ तो करेगी जिसके थ्रू जो है जनसंख्या नियंत्रण होगा और वैज्ञानिक और सरकार के द्वारा मिलकर के एक समाधान निकाला गया जिसका नाम दिए गर्भ निरोधक साधन। ये वैज्ञानिकों के द्वारा बताया गया था कि गर्भ निरोधक साधन कौन कौन सा होता है, जिसमें आपको पिछले वीडियो लेक्चर में बताए थे प्राकृतिक मेथड था, फिर यहाँ से बैरियर यानी रोध मेथड था, तीसरा यहाँ से IUCD बताए थे, अंतः गर्भाशय युक्तियाँ बताए थे, फिर बताए थे मुंह द्वारा लेने योग्य गोली बताए थे, अंतरोपण बताए थे और शल्य क्रिया विधि बताए थे। ये 5-6 हम आपको बताए थे, जिसको आज एक एक करके सबको और स्मूथली पढ़ते जाना है। तो देखिए, टॉपिक का नाम है गर्भ निरोधक साधन, जिसमें सबसे पहला हम पढ़ेंगे प्राकृतिक विधि, यानी सबसे पहले पढ़ेंगे प्राकृतिक विधि। प्राकृतिक विधि को इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल मेथड। अब देखिए, इस मेथड के अनुसार करना क्या होगा। देखिए, जनरली जब तक शुक्राणु और अंडाणु का मिलन नहीं होगा तब तक निषेचन की प्रक्रिया होगी नहीं, और हमें क्या करना है, निषेचन रोकना है, जिससे क्या हो, आगे का कहानी बंद रहे। अब देखिए, इसमें 3 विधियां आती हैं, 3 तरह का। जैसे देखिए, सबसे पहला नाम आया है आवधिक संयम। ये क्या होता है, आवधिक संयम क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। आवधिक संयम क्या होता है, आपको पता था कि अंडोत्सर्ग जो होता है 14वें दिन, मासिक चक्र के 14वें दिन होगा, और जिस दिन अंडा निकलेगा उससे 2 दिन पहले और 2 दिन लास्ट तक यदि नर अपने मादा के साथ मैथुन की क्रिया से बच जाता है तो मादा निषेचित नहीं होंगी, गर्भधारण नहीं होगा। इसका मतलब अधिक संयम का मतलब ये हुआ, अंडोत्सर्ग की अपेक्षित अवधि के दौरान मैथुन से क्या करना, अपने आप को बचाना, है ना। यानी यहां से हम कह सकते हैं अंडोत्सर्ग की, यानी हम कहेंगे अंडोत्सर्ग की अपेक्षित अवधि के दौरान मैथुन से संयम रखना। संयम रखना का मतलब क्या, बचना है कि नहीं है। अब देखिए, ऐसा क्यों कहा जाता है, क्योंकि अंडोत्सर्ग या फिर अंडोत्सर्जन के 2 दिन पहले यदि कोई नर मैथुन करता है तो उसके शुक्राणु 48 घंटों तक जीवित रहता है तथा अंडाणु भी 48 घंटे तक जीवित रहता है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए, ध्यान से देखिएगा, इधर से ये 14वां दिन है, ठीक है ना, ये 14वां दिन है, इस दिन अंडोत्सर्ग हुआ, और इसके बाद ये हुआ 28वां दिन।
14 से 2 दिन पहले 13 और 12, और इसके 2 दिन बाद यानी हम बात करें 15 और 16, एक दिन आगे पीछे ले लीजिए 17, यानी ये 12 से लेकर के 17 दिन तक की अवधि को कहते हैं रिस्क फेज। रिस्क फेज यानी रिस्क फेज क्या होता है, यदि कोई नर 14, 12वें, 13वें, 14वें, 15वें, 16वें और 17वें दिन अपनी मादा के साथ मैथुन नहीं करेगा तो वह गर्भवती नहीं होगी। यानी रिस्क फेज, तो हम कहेंगे इस फेज के समय, इस अवधि के दौरान, इस अवधि के दौरान मैथुन से बचने पर मादा गर्भवती नहीं होगी। यानी हम आपको ये समझाए, यानी कोई ऐसा आदमी है जो चाहता है हम किसी प्रकार का कोई गर्भ निरोधक गोली नहीं लें या फिर कुछ भी ऐसा चीज़ कॉन्डोम उपयोग नहीं करें, फिर भी अपनी मादा को प्रेग्नेंट नहीं करना चाहता है, उसको बच्चे नहीं चाहिए, तो वो इस अवधि में जो है यानी मासिक चक्र जिस दिन से स्टार्ट हुआ उस दिन से 12 दिन तक सेक्स कर सकता है। यानी हम बात करें 1 से लेकर के 12 दिन तक वो फ्री है, 11वें दिन तक जितना काम करना है करे, और बात करें यहाँ से 18वें से लेकर के और 28वें दिन तक जो करना है करे, ये फ्री फेज है, इसमें कोई मैथुन कर सकता है, ये फ्री है और ये भी फ्री है। यदि इस दौरान और इस दौरान कोई नर अपनी मादा के साथ मैथुन करता है तो मादा कभी भी प्रेग्नेंट यानी गर्भवती नहीं होगी। यदि मासिक चक्र के 12वें से 17वें दिन के साथ यदि मैथुन कर रहा है तब जाकर के उस मादा में जो है ना प्रेगनेंसी होने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। यानी ये पहला था अवधि संयम। तो देखिए इसमें क्या हुआ, रिस्क फेज में संयम ही ना रखना पड़ेगा, पहला विधि था ये अवधि संयम। दूसरा अवधि है बाह्य स्खलन या अंतरित मैथुन। देखिए ये क्या होता है, अब दूसरा बताते हैं, बाह्य स्खलन, बाह्य स्खलन या फिर इसी को कहते हैं अंतरित मैथुन। अब देखिए ये क्या होता है बाह्य स्खलन या अंतरित मैथुन। देखिए बाह्य स्खलन का मतलब आपको बताए थे, नर के सीसन से शुक्राणु का बाहर आना, ये होता है स्खलन। और बाह्य का मतलब क्या, वैसे स्खलन नर कहाँ कराता है, अपनी मादा की योनि में, लेकिन मादा की योनि में स्खलन नहीं करा करके शरीर से बाहर स्खलन कराएगा तो वो हो जाएगा बाह्य स्खलन। या फिर अंतरित मैथुन, यानी बात करते हैं जब मैथुन तब तक करता रहे जब तक उसका शुक्राणु निकलने वाला हो। जैसे ही शुक्राणु सीसन से बाहर निकलने वाला होगा, नर अपनी सीसन को मादा के योनि से बाहर निकाल लेगा और बाहर गिरा देगा शुक्राणु को, यानी मादा के शरीर में शुक्राणु का नहीं जाना चाहिए, यही होता है। तो इसके दौरान हम आपको बताएं, वीर्य स्खलन से ठीक पहले स्त्री की योनि से अपने लिंग को बाहर निकाल लेना। यानी हम इसमें बताएंगे वीर्य स्खलन से ठीक पहले स्त्री की योनि से अपना लिंग का मतलब क्या, सीसन बाहर निकालना। क्लियर है क्या? देखिए ये भी आपको समझ में आ गया होगा। जैसे बताया ये मादा का योनि है, ठीक है ना, सपोज ये मादा का योनि है और ये जो है ये इसका सीसन है, ठीक है ना, इस तरह का इसका सीसन है। अब सोचिए यदि शुक्राणु यहाँ पर निकलेगा तभी ना यहाँ जाकर निषेचन होगा, लेकिन क्या करना है, इसको जैसे ही पता चलेगा स्खलन होने वाला है बस ये पेनिस को बाहर निकाल लेगा, सीसन को बाहर निकाल के बाहर स्खलन करा देगा। यानी ये क्या हुआ, बाह्य स्खलन। यानी बताइए इसमें किसी तरह का कोई दवा लेने की जरूरत पड़ी, कोई बाहरी युक्तियां तो लेने की जरूरत नहीं पड़ी। और एक होता है तीसरा
स्तनपान अनातर्व ये क्या होता है, ये भी आपको बताते हैं। स्तनपान, आप ध्यान से सुनिएगा, स्तनपान का मतलब आप समझ रहे होंगे। स्तन का मतलब होता है मतलब स्तनपान का मतलब होता है जब कोई मादा अपने बच्चे को छाती से लगाकर दूध जो पिलाती है ना, वही होता है स्तनपान, ठीक है ना। तो देखिए स्तनपान अनातर्व, ये स्तनपान अनातर्व, या फिर इसी को इंग्लिश में कहते हैं लैक्टेशनल एमेनोरिया, लैक्टेशनल एमेनोरिया। अब देखिए क्या होता है लैक्टेशनल एमेनोरिया को बताते हैं। यानी जब कोई मादा में प्रसव हुआ है तो प्रसव के बाद शरीर का अधिकांश जो शक्ति होता है, या फिर यूं कहें शरीर जो होता है दूध बनाने के लिए ज़्यादा रूपांतरित हो जाता है। यानी हम बात करें प्रसव के 6 महीने तक मादा के शरीर के जो हार्मोन हैं वो दूध निर्माण पर ज़्यादा ध्यान दे देता है, और इस समय अंडा का निर्माण नहीं होगा, अंडोत्सर्ग नहीं होगा। इसका मतलब यदि प्रसव के 1 से 6 महीने के बीच यदि कोई नर डेली अपनी मादा के साथ कॉपुलेशन यानी मैथुन कर रहा है, फिर भी उसकी मादा में 90% चांस बनता है कि वो गर्भवती नहीं होगी, क्योंकि उस दौरान ये जो 6 महीने का अवधि होता है स्तनपान अनातर्व का, इस अवधि के दौरान मादा के शरीर में अंडाणु का निर्माण होगा नहीं, और जब अंडाणु का निर्माण नहीं होगा तो निषेचन होगा नहीं। इसका मतलब बताए प्रसव के बाद शिशु को भरपूर स्तनपान कराने के दौरान अंडोत्सर्ग और ये जो आतर्व चक्र जो होता है, मासिक चक्र, वो अनुपस्थित रहता है। यानी देखेंगे किसी से यदि घर में आपके जानने वाले हों, यदि आप गर्ल्स हमारी वीडियो को देख रहे हो तो अपनी किसी साथी जिसकी शादी हो गई हो या बच्चे हो गए हों या कोई भी हो घर में, उनसे पूछ सकते हैं आप, जो प्रसव के जो महिला प्रसव के बाद अपने बच्चे को दूध पिला रही हैं उसको 5-6 महीने तक मासिक धर्म यानी जो हम कहते हैं रजोधर्म नहीं आता है ना, उसके बाद आता है, क्योंकि इस समय जो है शरीर उसका अधिकांश जो शरीर का हार्मोन होता है वो ध्यान देता है दूध बनाने पर। यानी देखिए ये होता क्या है, तो हम बताते हैं प्रसव के बाद, ध्यान से समझेंगे, प्रसव के बाद शिशु को भरपूर स्तनपान कराने के दौरान, है ना, भरपूर स्तनपान कराने के दौरान, ठीक है ना, अंडोत्सर्ग और मासिक चक्र अनुपस्थित होता है। अब देखिए किसी के अंदर मासिक चक्र अनुपस्थित हो रहा है, इसका मतलब उसमें अंडाणु का निर्माण नहीं हो रहा है। यानी इस दौरान क्या होता है, उसका मासिक चक्र अनुपस्थित रहता है, और यह जो अवधि है वह 6 महीने का होता है। यह सामान्यतः 6 माह की अवधि तक ही कारगर है ना, कारगर है। यहां से क्वेश्चन पूछेगा स्तनपान अनातर्व क्या होता है, लैक्टेशनल एमेनोरिया क्या होता है, तो आप बुक एग्जाम में लिखेंगे प्रसव के बाद शिशु को भरपूर स्तनपान कराने के दौरान 6 महीने तक अंडोत्सर्ग तथा मासिक चक्र अनुपस्थित होता है, और यदि किसी में अंडोत्सर्ग नहीं हो रहा है और उस दौरान इसका मतलब निषेचन होगा ही नहीं। यानी ये 3 था प्राकृतिक विधि जिसमें हम देखें जो इसमें किसी भी प्रकार का कोई दवा नहीं ले फिर भी वो मादा को निषेचित होने से बचा सकता है, अनचाहे गर्भ से छुटकारा पा सकता है। जिसमें हम आपको पहला बताए अवधि संयम, ये अवधि संयम कितने दिन का, 12वें से 17वें दिन तक। दूसरा बताए बाह्य स्खलन, कभी भी कीजिए लेकिन शिशन को स्खलन वीर्य स्खलन होने से पहले मादा के योनि से निकाल लीजिए, है ना। फिर बताया यहाँ से स्तनपान अनातर्व, ये हम बताए पहला प्राकृतिक विधि।
अब दूसरा आपको बताते हैं रोध विधि क्या होता है, ठीक है ना। तो चलिए आपको अब बताते हैं हम दूसरा रोध विधि क्या होगा, है ना। तो देखिए दूसरा आपको बताते हैं रोध, दूसरा बताते हैं रोध, जिसको इंग्लिश में हम कह देते हैं वैरियर, है ना। रोध या फिर वैरियर, ये क्या होता है अब इसको बताते हैं। जैसे एक कल के डायग्राम में आपको बताए थे, जैसे मान लीजिए ये मादा का योनि है, ठीक है ना। अब इस मादा के योनि में नर अपना सीसन डाल रहा है और यहाँ से मैथुन कर रहा है ना, मैथुन ये कर रहा है। तो अब सोचिए यहाँ से स्पर्म निकलता तभी ना कुछ होता, लेकिन इस पर क्या किया गया है, एक पन्नी ऐसे करके लगा दिया गया है जिसको कॉन्डोम कहते हैं। अब देखिए ये निकलने वाला शुक्राणु तो मादा की योनि में जाएगा नहीं, और जब मादा की योनि में नहीं जाएगा तो निषेचन की प्रक्रिया नहीं होगी। यानी इसके दौरान मेन हमें करना है जो अंडाणु को शुक्राणु के संपर्क में आने से रोकना है कि नहीं है। तो यहाँ पे बैरियर का मतलब होता है अवरोध, इसी को कह सकते हैं अवरोध, है ना। यानी किसी तरह से शुक्राणु को मादा के योनि में जाने से रोकना है। यानी हम बोलेंगे इस विधि में, इस विधि में, इस विधि में वीर्य को, इस विधि में वीर्य को कहाँ जाने से रोकना है, इस विधि में वीर्य को योनि में जाने से, योनि में जाने से रोकना है। यानी इस दौरान हम करेंगे क्या, वीर्य को योनि में जाने से हम रोकेंगे, है ना। तो देखिए इसमें सबसे पहला आपको बताते हैं कॉन्डोम, सबसे पहला इसमें बताते हैं पहला पॉइंट, ये कॉन्डोम क्या होता है। देखिए कॉन्डोम या फिर इसको देहात में गांव में लोग निरोध भी कहते हैं, है ना। अब देखिए ये होता क्या है, ये रबर का बना हुआ एक पन्नी के जैसा पतला होता है, जो मादा के लिए भी होता है और नर के लिए भी होता है। तो देखिए यहाँ से हम बताते हैं ये जो होता है लेटेक्स, लेटेक्स का मतलब रबर, यानी ये पॉइंट पूछता है यह लेटेक्स, लेटेक्स एक रबर की क्वालिटी है, रबर, है ना, रबर से बनी पतली होती है। यह नर एवं मादा दोनों के लिए, नर एवं मादा दोनों के लिए अलग अलग होता है, अलग अलग होता है। यानी यहाँ से हम आपको बताएं ये जो होता है लेटेक्स का बना होता है और लेटेक्स से बनी पतली होती है, यह नर एवं मादा दोनों के लिए होता है, लेकिन दोनों के लिए हम देखेंगे ये अलग अलग होता है। अब इसमें देखते हैं, इसमें जो पुरुष कॉन्डोम जो होता है अधिक प्रचलित है, पुरुष कॉन्डोम जो है अधिक प्रचलित है और मादा कॉन्डोम जो है वो कम प्रचलित है। तो यहाँ से एक पॉइंट लिखेंगे, पुरुष कॉन्डोम, पुरुष कंडोम अधिक प्रचलित है, अधिक प्रचलित है। आप देखिए गांव में होंगे, यदि आंगनवाड़ी केंद्र या आशा बहू होंगी तो सरकार उसके पास भरपूर भेजती है ताकि जिसकी नई नई शादी हो उसको वो दे सके, है ना। तो एक जो होता है इसका प्रचलित ब्रांड जो था जिसको निरोध कहते थे, यानी हम बोले इसका प्रचलित ब्रांड, इसका प्रचलित ब्रांड जो है निरोध है ना। पहले ये निरोध के नाम से आता है, अब मेन फोर्स या ना जाने क्या क्या कम नाम से आता है। यहाँ से हम बताएं ये पहला प्रचलित जो था ये निरोध था। अब देखिए इसको उपयोग कैसे करना है, इसका उपयोग कैसे करना है। तो देखिए यहाँ से बताएंगे, जो पुरुष जो है संभोग से ठीक पहले अपने पेनिस के ऊपर यानी सीसन के ऊपर इसको ढक देता है, जिससे वीर्य स्खलन कहाँ हो जाएगा, कंडोम में ही हो जाएगा, स्त्री के जनन मार्ग में नहीं घुस पाता है। तो उपयोग कैसे करता है जरा देखिए, इसको भी एक लाइन में लिखा देते हैं, पुरुष के लिंग को संभोग से
ठीक पहले ढक दिया जाता है, ढक दिया जाता है, ठीक है ना। क्या किया जाता है, ढक दिया जाता है। उसके बाद देखेंगे यहाँ से अस्खलित। अब देखिए जब ढक दिया जाएगा तो अस्खलित वीर्य जो है वो कहाँ रह जाएगा, अस्खलित वीर्य ये जो है कंडोम में ही रह जाता है। अब देखिए जब ये कंडोम में रह जाएगा तो क्या होगा, स्त्री के जनन मार्ग में नहीं जाएगा, यानी हम बोलें स्त्री के जनन मार्ग में, स्थिति के जनन मार्ग में नहीं घुस पाता या फिर नहीं घुसता। देखिए आपको क्या बताया, जब स्त्री के जनन मार्ग में जाएगा तभी ना कुछ कहानी आगे होगी। लेकिन ये क्या किया है, पुरुष संभोग जैसे ही करता उससे ठीक पहले उसके शिशन को ढक दिया गया, और जब ढक दिया गया तो जो भी वीर्य अस्खलित होगा वो मादा के जनन मार्ग में नहीं जाएगा, कहाँ जाएगा, कंडोम में ही रह जाएगा, है ना। अब देखिए इसकी बात करें, इस कंडोम का एक नोट पॉइंट हमें ध्यान रखना है, ये दो चीज़ों से बचाता है। एक तो देखिए अनचाहे गर्भ से बचाता है, और साथ ही साथ ये जो बीमारियां होती हैं यौन संचरित रोग जैसे एड्स वगैरह हुआ, इससे भी ये बचाता है। तो हम बताएं इसका एक अतिरिक्त लाभ भी है, इसका एक अतिरिक्त लाभ भी है जो हमें यौन संचरित रोग जैसे एड्स का नाम सुने होंगे, जैसे एड्स से बचाता है ना। यानी हम आपको बताए दो विधि बताए, एक रोध विधि और इससे पहले आपको बताए थे हम प्राकृतिक विधि। अब ये रोध विधि है, इसमें और भी आता है, जैसे एक और होता है, ये तो पहला हम कंडोम बताए, दूसरा होता है डायाफ्राम। अच्छा एक चीज़ और बताइए, आप हमें ये बताइए, ये जो कॉन्डम होता है ये एक बार ही यूज होता है या बार बार, तो एक ही बार यूज करके इसको फेंक दिया जाता है। तो एक पॉइंट और इसी में घुसा दीजिएगा जगह, हम तो डायाफ्राम लिख दिए, तो चलिए इसको यहाँ पे हम लिख देते हैं, है ना। तो हम बताएं कंडोम केवल एक बार ही उपयोग में लाया जाता है ना, इसको आप बार बार नहीं यूज कर सकते। लेकिन डायाफ्राम की बात करें, डायाफ्राम जो है ना, या फिर इसका एक और नाम है, या इसका एक और होता है जिसका नाम हिंदी में हम देते हैं गर्भाशय को ढकने वाली टोपी, है ना, गर्भाशय गिरबाट टोपी वॉल्ट इसका नाम देते हैं। यानी हम बात करें यहाँ से इसका नाम देंगे गर्भाशय ग्रीवा टोपी, या फिर इसका दूसरा नाम भी दे देते हैं वॉल्ट। जरा देखिए इसमें एक जो है ना इस तरह से संरचना बनी होगी, ध्यान दीजिएगा, जैसे इसमें एक इस तरह की संरचना बनी होती है रबड़ की, जैसे आप कोई रबड़ का ढक्कन ऐसे ऐसे दाबे होंगे जो फूलता पिचकता होगा, और इसमें एक नोब लगा हुआ होता है ऐसे करके। अब अपनी क्या होता है, इस जो है इसी का नाम देते हैं डायाफ्राम या गर्भाशय गिरवा या वाल्ट। अब जो है ना इसको, ये रबड़ वाला होता है, जैसे ही मैथुन करने का हुआ तो मादा अपनी मिडिल फिंगर, बड़ी वाली फिंगर से इसको ऐसे करके उंगली में फंसाई और अपने योनि के अंदर धक्का डाल दी। जैसे ही धक्का देगी तो ये उसके योनि के अंदर चला जाएगा और नर अपना मैथुन कर लेगा, और मैथुन के बाद जो भी स्पर्म निकलेगा वो तो यहीं पे रह जाएगा, है कि नहीं है, इसी में फंसा हुआ रह जाएगा। फिर कॉपुलेशन के बाद उंगली घुसा करके इसको निकाल करके धो के रख लिया जाएगा, फिर इसको अगली बार यूज किया जा सकता है। यानी सबसे इसका बड़ा फायदा है, इसको बार बार उपयोग में लाया जा सकता है कि नहीं है, इसको बार बार उपयोग में लाया जा सकता है। तो हम देखें ये भी रबर की बनी होती है, हम देखें यह
रबर की बनी संरचना है। यह रबर की बनी संरचना है। अब देखिए, आपको हम बताए थे, एक संरचना आपको बताए थे जब आपको बता रहे थे हम मादा के जनन अंग, तो उस वक्त आपको बताए थे सर्विक्स, गिरवा जिसको बोलते हैं। तो यह रबर की बनी संरचना है जो मादा के ग्रीवा, ग्रीवा, हाँ, यानी इंग्लिश में बोले तो सर्विक्स, ग्रीवा को इंग्लिश में बोलेंगे सर्विक्स, है ना, सर्विक्स को ढकता है तथा यह बार बार उपयोग में लाया जा सकता है। यानी हम बोलें इसको बार बार उपयोग में लाया जा सकता है। क्लियर है क्या? यानी इसको गर्भाशय गिरवा को ढक दिया, जो भी शुक्राणु जाएगा यहीं पे उसको फिर बाद में उपयोग कर लेगा, क्योंकि ये रबड़ का, ये कॉन्डोम की तरह फेंकने वाला नहीं होता, इसको बार बार उपयोग में लाया जा सकता है। अब ये वीडियो कुछ ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए ये आज हम आपको 2 विधि बताएं। ध्यान दीजिए, एक बार आपको रिवाइज करा देते हैं। 2 विधि बताए, एक बताए गर्भ निरोधक साधन में पहला प्राकृतिक विधि में 3 आया। कौन कौन सा? अवधि संयम, समझ में आ गया आपका, और दूसरा बाह्यस्खलन, तीसरा स्तनपान, अनातर्ग, और यहाँ से दूसरा आया रोध में आपको बताया कॉन्डम, डायाफ्राम या वाल्ट गिरवा टोपी, ये चीज़ आपको बताया। अगली क्लास में आपको हम बताएंगे IUD, अंतःगर्भाशय युक्तियाँ, ठीक है ना। तो इससे आगे आपको अगले वीडियो में बताएंगे। यदि आपको ये वीडियो समझ में आया हो तो अपने मित्रों में लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करवाएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।